नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट मॉडर्न लॉ में हमने पहले विवाह यानी निकाह के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैरिज निकाह के पढ़े थे। आज हम देखते हैं इद्दत। इद्दत क्या होती है, कौन बिताता है इद्दत और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इद्दत की अवधि में पक्षकारों की क्या अधिकार होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इद्दत। इद्दत क्या है? इद्दत का अर्थ है प्रतीक्षा काल की अवधि या पत्नी के संयम की अवधि। यानी इद्दत कौन बिताता है? सीधी सी बात है, इद्दत प्रतीक्षा काल की अवधि या पत्नी के संयम की, यानी इद्दत की जो अवधि होती है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिला को बितानी होती है, पुरुष को नहीं बितानी होती है। यानी मुस्लिम महिला कुछ समय तक वेट करती है, कुछ समय तक प्रतीक्षा करती है दूसरी शादी करने से या दूसरा निकाह करने से पहले उसको कुछ अवधि प्रतीक्षा में बितानी पड़ती है या वेट करना पड़ता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो वो होता है इद्दत। इद्दत का ऑब्जेक्ट क्यों है? मुस्लिम विधि में इद्दत को क्यों डाला गया है? इद्दत का ऑब्जेक्ट ये है कि अगर कोई महिला अपने पूर्व पति से गर्भवती है या नहीं है, उसका निर्धारण करने के लिए प्रतीक्षा काल की अवधि है कि अगर इद्दत ना होती, अगर इद्दत की अवधि नहीं होती तो क्या होता? यानी एक पति से या तो उसकी मृत्यु हुई है या उससे डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, और तुरंत अगर महिला दूसरी शादी कर लेती, अगर महिला दूसरी शादी कर लेती है तुरंत बिना इद्दत की अवधि बिताए हुए, तो अगर वो महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, अगर वो महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे की पैतृकता, पैटर्निटी जानने के लिए असमंजस की स्थिति हो जाएगी कि ये महिला पूर्व पति से गर्भवती थी या जो सेकंड निकाह उसने द्वितीय विवाह जो किया है, सेकंड मैरिज जो की है, उस पति से वो गर्भवती थी। यानी बच्चे की पैतृकता को निर्धारित करने में मुश्किल आ जाती है। इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है या बच्चा होता है, तो उसकी पैतृकता को आसानी से निर्धारित किया जा सके, इसके लिए ये ऑप्शन इद्दत डाला गया है मुस्लिम में। ठीक है, तो यानी सीधा सा लैंग्वेज में क्या है पढ़ते हैं अपन, सामान्य अर्थ ये है कि अगर किसी मुस्लिम महिला के पति की मृत्यु हो जाए या उसका विवाह विच्छेद हो जाए पति से, तो महिला को कुछ समय के लिए एकांतवास में रहना पड़ता है, एकांतवास में रहना पड़ता है। यानी उसको सेकंड मैरिज करने से पहले कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उस प्रतीक्षा काल में वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकती। कहाँ पे पढ़ा था हमने कि इद्दत के अवधि में किया गया मैरिज इरेगुलर होता है। सापेक्ष निषेध में इद्दत अवधि में सेकंड मैरिज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो इरेगुलर होती है, शून्य नहीं, वॉइड नहीं होती, बल्कि इरेगुलर होती है। यानी इद्दत की अवधि में सेकंड मैरिज नहीं करनी चाहिए, ये होती इद्दत की अवधि। यानी महिला को कुछ समय एकांतवास में रहना पड़ता है और जो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग उसको धार्मिक कुरान शरीफ पढ़नी पड़ती है या नमाज पढ़नी पड़ती है। यानी वो अपना ध्यान पूरा क्या है,
सांसारिक बातों से हटा के धार्मिक बातों में लगाए। यानी उसको सेकंड मैरिज करने से पहले ये एकांतवास की अवधि है जिसमें उसको धार्मिक क्रियाकलाप करने होते हैं। और एक कुप्रथा ही है जैसे देखे तो। क्यों? क्योंकि इस इद्दत की अवधि में वो अपने भाई या अपने पुत्र के अलावा किसी अन्य गैर मर्द, गैर पुरुष का चेहरा नहीं देखती है, यानी पूरी पूरी पर्दे में रहती है। इमरजेंसी में ही वो बाहर जा सकती है, यानी पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद के बाद में महिला को कुछ ऐसा समय बिताना पड़ता है, एकांतवास बिताना पड़ता है, जिस अवधि में वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और अपने पिता या अपने बच्चों का ही चेहरा देख सकती है, अन्य पुरुष का वो चेहरा नहीं देखती। यानी वो बिल्कुल ही दूरी बना के रखती है और एकदम पर्दे में रहती है। ठीक है, ठीक है, ये था इद्दत। अब आगे देखते हैं कि इद्दत की अवधि किस समय में कितनी होती है और क्यों बितानी पड़ती है। क्यों का मैंने ऑब्जेक्ट बता दिया कि महिला अगर प्रेग्नेंट है या नहीं उसका निर्धारण करने के लिए, तथा अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसकी पैतृकता निर्धारित करने के लिए और इद्दत को मुस्लिम विधि में रखा गया है। अब आता है कि इद्दत का टाइम पीरियड क्या है, इद्दत कितनी अवधि की बितानी होती है मुस्लिम महिला को। तो इद्दत मैंने कहा कि पति की मृत्यु होने पर, विवाह विच्छेद होने पर ही, डाइवोर्स होने पर ही बिताएगी। एक तो क्या है, पति की मृत्यु होती है तो भी विवाह विच्छेद हो जाएगा, और अगर तलाक महिला को डाइवोर्स दे दिया जाता है तो भी उसका विवाह विच्छेद हो जाता है। तो पति की मृत्यु होती है तो उसे कितनी इद्दत बितानी होगी, 4 महीने 10 दिन। यानी पति की मृत्यु की दिनांक से, पति की मृत्यु की दिनांक से 4 महीने 10 दिन उसको इद्दत की अवधि बितानी होती है। ठीक है। और अगर महिला प्रेग्नेंट है, पति की मृत्यु के समय महिला प्रेग्नेंट है, तो बच्चे के उत्पन्न होने तक या 4 महीने 10 दिन जो भी अधिक हो वो अवधि बितानी होगी। मान लो एक महिला प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के 6 महीने बाद बच्चा जन्म लेता है तो उस महिला की इद्दत की अवधि कितनी हो गई, उसको 6 महीने तक इद्दत की अवधि बितानी होगी। या तो क्या है, 4 महीने 10 दिन बिताएगी, और अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चा उत्पन्न होने तक या मृत्यु के 4 महीने 10 दिन के बाद जो भी अधिक समय, मान लो पति की मृत्यु के 2 महीने बाद ही बच्चा उत्पन्न हो गया, पति की मृत्यु के 2 महीने बाद ही अगर बच्चा उत्पन्न हो गया तो महिला को कितनी अवधि बितानी होगी इद्दत की, 4 महीने 10 दिन। यानी जो अधिक की अवधि होगी वो उसको बितानी होगी। ठीक है। और अगर विवाह इर्रेगुलर है, अनियमित है, और अगर विवाह इर्रेगुलर अनियमित है तो पति की मृत्यु पर 4 महीने 10 दिन का इद्दत नहीं बितानी है। या तो वैलिड विवाह था, वैध विवाह था जब उसको 4 महीने 10 दिन, और अगर मैरिज इर्रेगुलर है तो उसको पति की मृत्यु पर भी 3 महीने की इद्दत बितानी होगी, 3 महीने की इद्दत बितानी होगी। तो ये समझ आया कि पति की मृत्यु पर इद्दत कितनी होती है, सामान्यतः 4 महीने 10 दिन। और अगर महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चा उत्पन्न होने तक या 4 महीने 10 दिन में जो भी अधिक की अवधि हो वो बितानी हो। और अगर मैरिज इर्रेगुलर है और पति की मृत्यु हो जाती है तो महिला को सिर्फ 3 महीने की इद्दत की अवधि बितानी होगी। नेक्स्ट आता है कि
कि अगर तलाक तलाक द्वारा विवाह विच्छेद हुआ है, यहाँ पर पति की मृत्यु नहीं हुई है, पति ने पत्नी को डाइवोर्स दे दिया। अब डाइवोर्स दे दिया तो उसको कितनी इद्दत बितानी होगी? तो फर्स्ट आता है, अगर विवाह समागम हुआ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन बना है, तो 3 महीने की इद्दत बितानी होगी। तो 3 महीने की इद्दत बितानी होगी। और अगर 3 ये मासिक धर्म है, 3 मासिक धर्म तक उसको इद्दत बितानी होगी। अगर किसी महिला को मासिक धर्म नहीं आता, मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन पीरियड नहीं आ रहा है, तो उसे 3 चंद्रमास यानी 3 चंद्रमास, 1 महीना 2 महीना 3 चंद्रमास बिताने होंगे। और अगर महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो बच्चे के उत्पन्न होने तक उसे इद्दत की अवधि बितानी होगी। इसमें भी वही है कि अगर महिला प्रेग्नेंट है, बच्चा उत्पन्न होने तक या 3 महीने जो भी अधिक हो, वो अवधि उसको बितानी होगी। तो डाइवोर्स होने पे कितनी? 3 मासिक धर्म। अगर हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बना है, समागम हुआ है, तो 3 मासिक धर्म उसे तक इद्दत बितानी होगी। और अगर उसे मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन पीरियड नहीं आ रहा है महिला को, तो उसे 3 चंद्रमास इद्दत बितानी होगी। और अगर महिला प्रेग्नेंट है, तो बच्चा उत्पन्न होने तक या 3 चंद्रमास जो भी अधिक हो, उतनी अवधि महिला को बितानी होगी। इसमें शिया विधि, ये सुनने की बात थी। अब शिया कह रही है कि अगर डाइवोर्स हुआ है तो 3 चंद्रमास, 3 मासिक धर्म तक, 3 महीने तक यानी उसको इद्दत बितानी होगी, रिलेशन बना है तो। और अगर महिला को मासिक धर्म नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 78 दिन उसको इद्दत बितानी होगी। 3 चंद्रमास की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 78 दिन उसको इद्दत की अवधि बितानी होगी। सेकंड पॉइंट, अगर पक्षकारों में रिलेशन ही नहीं बना है, और मैरिज क्या है, अगर पक्षकारों में समागम ही नहीं हुआ है, रिलेशन नहीं बना है और डाइवोर्स हो जाता है, तो पक्षकार यानी महिला को इद्दत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, समागम नहीं हुआ, मैरिज इरेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर मैरिज है, समागम नहीं हुआ है, तो 3 महीने बितानी होगी। और अगर मैरिज इरेगुलर है, अनियमित है और पक्षकारों में रिलेशन भी नहीं बना है, तो फिर इद्दत की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, कि अगर विवाह इरेगुलर है, तो जैसे पर यहाँ भी इरेगुलर था, तो 3 महीने, पति की मृत्यु पर भी 3 महीने था, वैसे ही डाइवोर्स में भी 3 महीने ही इद्दत होती है। यानी विवाह इरेगुलर है और पक्षकारों में समागम रिलेशन बना है, तो पति की चाहे मृत्यु हो चाहे डाइवोर्स हो, दोनों ही कंडीशन में महिला को 3 महीने इद्दत की अवधि बितानी होती है। यहाँ पर भी 3 महीने और यहाँ पर भी 3 महीने, यानी विवाह इरेगुलर है, समागम नहीं हुआ है, तो इद्दत की आवश्यकता नहीं है। और अगर विवाह इरेगुलर है और पक्षकारों में रिलेशन बना है, तो पति की मृत्यु होने पे भी इद्दत 3 महीने होगी और डाइवोर्स होने पर भी महिला को 3 महीने की इद्दत की अवधि बितानी होगी। ये इद्दत की अवधि मुस्लिम पति कभी नहीं बिताता है, सिर्फ और सिर्फ महिला बिताती है। क्यों? बच्चे की पैतृकता निर्धारित करने के लिए। ठीक है, अब आता है कि इद्दत की अवधि में अधिकार और कर्तव्य क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आता है कि पक्षकार
जब तक इद्दत की अवधि में महिला इद्दत की अवधि में है सेकेंड मैरिज नहीं कर सकती। इसको दो भागों में बांटते हैं। पत्नी अगर इद्दत बिता रही है तो इद्दत की अवधि में महिला यानी महिला अब सेकेंड मैरिज दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। जब तक वो इद्दत की अवधि में है दूसरी मैरिज नहीं कर सकती है। और पति अगर किसी महिला को डाइवोर्स दे रहा है और उस डाइवोर्स दी हुई महिला के अतिरिक्त उसके डाइवोर्स जिसको दिया है उसके सहित 4 पत्नियां पहले से है, उसने 4 विवाह कर रखे थे मान लो, ठीक है। अब 3 तो है और एक को उसने क्या है डाइवोर्स दे दिया है। एक महिला को उसने डाइवोर्स दे दिया, विवाह विच्छेद कर लिया। तो जब तक ये चौथी महिला है जो जिससे विवाह विच्छेद किया गया है, जब तक ये इद्दत की अवधि में रहेगी तब तक ये पति भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। 3 विवाह तो ऑलरेडी है अभी उसके, और जो चौथी पत्नी थी उसको उसने क्या है डाइवोर्स दे दिया। अब जब तक ये महिला या ये पत्नी उसकी इद्दत बिताएगी तब तक यह पुरुष यानी यह उसका पति भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। पत्नी को तो एक ही राइट है विवाह करने का, पति को 4 राइट, मुस्लिम पुरुष को 4 अधिकार है विवाह करने का। तो वो चौथा विवाह तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी कोई पत्नी इद्दत बिता रही। अगर इस इद्दत की अवधि में मैरिज करता है तो वो क्या होगा इरेगुलर मैरिज होगी। सेकेंड आता है भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार। ये अधिकार किसका है महिला का अधिकार है। भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार इसमें आता है कि मुस्लिम महिला जब तक इद्दत बिताती है, मुस्लिम महिला जब इद्दत की अवधि व्यतीत कर रही होती है तो वो अपने पति की संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी संपत्ति से, और विवाह विच्छेद हुआ है डाइवोर्स हुआ है तो वो पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का केस आया था जिसने ये कहा था कि अगर पत्नी को डाइवोर्स देता है कोई मुस्लिम पति, अपनी पत्नी को डाइवोर्स देता है तो वो अपनी पत्नी का भरण पोषण कब तक करेगा जब तक कि वो महिला यानी उसकी पत्नी सेकंड मैरिज नहीं करती है, तब तक उसका भरण पोषण करने के लिए दायित्वहीन होगा। लेकिन इस केस का सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो डिसीजन दिया गया था इसका घोर विरोध हुआ। मुस्लिम कट्टर समुदाय ने इसका घोर विरोध किया और इसके बाद में मुस्लिम महिला ब्रैकेट में विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण 1986 में एक एक्ट आया, अधिनियम आया, जिसमें ये कहा गया मुस्लिम महिला का भरण पोषण मुस्लिम महिला को अगर डाइवोर्स दिया जाता है तो उसका पति सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। सेकेंड मैरिज का कोई प्रावधान इस एक्ट में समाहित नहीं किया गया और कहा गया कि मुस्लिम पति अपनी पत्नी जिसको उसने डाइवोर्स दिया है कि इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण प्रदान करने के लिए दायित्वाधीन है। यानी मुस्लिम महिला इद्दत में अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती एज ए अधिकार के रूप में। फिर आता है थर्ड अधिकार कि जैसे ही डाइवोर्स विवाह विच्छेद हो जाता है, विवाह विच्छेद होते ही महिला क्या है मुवज्जल महर को प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। यानी जैसे ही उसको डाइवोर्स दिया जाता है
जैसे ही उसको डाइवोर्स दिया जाता है, अगर महर विवाह के समय मुअज्जल रखी गई थी, स्थगित महर थी, और डाइवोर्स देते समय अगर उसको वो महर प्रदान नहीं की जाती है, तो वो जैसे ही डाइवोर्स होगा तुरंत मुअज्जल महर को प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है। और वो मुअज्जल महर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मुअज्जल में। वो महर मुअज्जल यानी तुरंत देय महर में चेंज हो जाता है। पहले तो क्या थी उसकी प्रकृति? मुअज्जल था, यानी स्थगित महर था, और डाइवोर्स होने पे अगर वो नहीं दिया जाता तो वो महर मुअज्जल यानी तुरंत देय महर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि अगर महिला इद्दत बिता रही है और इद्दत जब तक समाप्त नहीं होती तब तक तलाक अखंडनीय नहीं होता। कई ऐसे तलाक हैं जिसका आगे हम पढ़ेंगे कि इद्दत की अवधि तक तलाक अखंडनीय रहते हैं, यानी जिसको खंडित किया जा सकता है, बाद में वापस लिया जा सकता है, या जिसको इरवोकेबल किया जा सकता है, खंडित रिवोकेबल किया जा सकता है। तो कई ऐसा तलाक भी है, यानी इद्दत की अवधि पूर्ण होने के बाद तलाक अखंडनीय होता है। जब तक इद्दत की अवधि बिता रही है महिला और इस बीच में दंपति में से, पति या पत्नी में से किसी भी पक्षकार की अगर मृत्यु हो जाती तो दूसरा पक्षकार उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। समझ आया? जैसे ए और बी हस्बैंड वाइफ थे, बी पत्नी है, इद्दत बिता रही है, इसने ए ने डाइवोर्स दे दिया और बी इद्दत बिता रही है। और इद्दत बिताने के दौरान अगर ए की या बी में से किसी की, ए की मान लो मृत्यु हो जाती है, ए की मृत्यु हो जाती है और तलाक अभी तक क्या है? पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तक रिवोकेबल है, इद्दत की अवधि तक रिवोकेबल है, तो महिला क्या है? भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रहती है। जैसे ही ए की मृत्यु होती है, महिला बी ए की उत्तराधिकारी बन जाती है, सक्सेशन एक्ट में सक्सेशन बन जाती है, उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार लेने की अधिकारिणी बन जाती है। ठीक है, तो इसकी शर्त क्या है? इद्दत की अवधि में दंपति में से किसी एक की मृत्यु होने पे दूसरा पक्षकार उत्तराधिकारी बन जाता है, लेकिन तलाक इद्दत की नहीं हुआ हो, यानी इद्दत की अवधि तक तलाक का खंडन किया जा सकता हो तो ही उत्तराधिकारी बन सकते, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये तो थे अधिकार और उसके। अब मैं कहती हूँ कि इद्दत की अवधि प्रारंभ कब से होती है? जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन से, या जिस दिन तलाक हुआ है उस दिन से इद्दत की अवधि स्टार्ट होती है, ना कि उस दिन से जबकि महिला को सूचना हुई। मान लो पति की मृत्यु हुई, अभी 2 माह बीत गए और महिला को सूचना ही नहीं थी, 2 महीने बाद में महिला को सूचना मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो महिला को सिर्फ शेष दिन यानी 2 महीने 10 दिन ही बिताने पड़ेंगे। यानी इद्दत की अवधि ज्ञान में आने से प्रारंभ नहीं होती है, वास्तविक मृत्यु होने की तारीख से या जिस दिन डाइवोर्स हुआ है उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। सूचना का कोई इसमें लेन देन नहीं है कि जिस दिन सूचना मिली थी उस दिन से इद्दत की अवधि चालू थी, ऐसा नहीं है। वास्तव में जिस दिन पक्षकार की मृत्यु हुई है, पति की मृत्यु हुई है, या जिस दिन पति ने उसको डाइवोर्स दिया है उस दिन से ही इद्दत की अवधि चालू हो जाती है। और एक और कंफ्यूजन है इसमें कि ए और बी हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, ए पति है, बी पत्नी है। ए ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, ए ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया। ये 3 महीने क्या है? इद्दत बिता रही है, 3 महीने की इद्दत बिता रही है।
और इस 3 महीनों में मान लो उसने 2 माह बिता दिए इद्दत पे, और 2 महीने के बाद में उसके पति की एक ही मृत्यु हो जाती है, एक ही मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या वो 2 महीने इंक्लूड होंगे क्या? नहीं, उसको पति की मृत्यु के दिनांक से नई इद्दत बितानी होगी, यानी 4 माह 10 दिन फिर से बिताने होंगे। 2 महीने के बाद में नई इद्दत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी पति डाइवोर्स हुआ है, वो इद्दत बिता रही है, और उस दौरान इद्दत की अवधि के दौरान ही अगर पक्षकार उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के दिनांक से नई इद्दत अवधि चालू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे ऑप्शन ऑफ प्रोबेटी, खयारुल बुलूग क्या होता है। थैंक यू सो मच।